इसी बीच बसन रेड फ्लैग उठा देता है, जो आने वाले कैओस के लिए सबको तैयार रहने का सिग्नल है। टायोन इस अर्जेंसी को तुरंत समझ जाती है, क्योंकि बासन यूं ही क्रिम्सन फ्लैग नहीं लहराता। ये रेड फ्लैग मतलब बोट्स आपस में टकराएंगी, मेन शिप बीच में रहेगी, प्लान जितना पागल हो सकता है उतना है, और टायोन का दिमाग घूम जाता है। यहाँ तक कि बैटल हार्डेंड मजदारी भी मान लेता है कि बसन एकदम सन की आदमी है। फिर बसन अगला ऑर्डर मेहदी को देता है, जिसे सबको इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने का ऐलान करना होता है। वो भारी भरकम आदमी गहरी सांस लेता है और अपनी गूंजती आवाज से पूरा इलाका हिला देता है। लंप को भी प्लान के अगले हिस्से के लिए रेडी रहने को कहा जाता है। एबॉमिनेबल गॉड अब बिल्कुल सामने, सबको चीर डालने को तैयार। लेकिन किंग कैनन भी तैयार है। पहला कैनन बॉल निकलता है और सीधे उसके सीने पर लगता है। फिर भी मॉन्स्टर जिंदा रहता है और डेक पर मौजूद सबको स्नैक बनाने पर तुला है। बासान तुरंत सारे गनर्स को रिट्रीट करने का आदेश देता है। मॉन्स्टर झुंझला जाता है और एक लिजर्ड मैन को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। बासान बाकी लोगों को बोझ उठाने का हुक्म देता है, ताकि मॉन्स्टर को बांधा जा सके और वो खुलकर हिल न पाए। उसी वक्त मजदरी बोट पर पहला मैजिक सर्कल पूरा कर लेता है। अब अलग अलग जगहों पर 3 और सर्कल्स बनाने बाकी हैं। बसान खुद मीट शील्ड बनने को तैयार हो जाता है, ताकि मजदरी बाकी सर्कल्स बनाता रहे और दुश्मन उसी पर टिका रहे। वो कूदने से पहले टायन से माफी भी मांगता है। इस हालात में शिकायत का कोई मतलब नहीं। टियन समझ जाती है कि यह रिस्क लेना जरूरी है। जब तक गरुड़ा पीछे नहीं हटता, उसे उसकी रेकलेस हरकत से दिक्कत नहीं। जैसे ही वो एनिमी शिप पर कूदता है, रवीना अचानक उस केओस में सामने आ जाती है, जिससे बसान चौंक जाता है। हालात वैसे ही खतरनाक हैं, उसे वापस जाना चाहिए था, लेकिन रवीना ऐसे लौटने वाली नहीं। वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अचानक एक भारी एक्स ऊपर से गिरता है, ठीक उसी जगह जहां वो दोनों खड़े थे। ये घटिया हमला उस मोटे फिश आदमी का है जो इस प्लेटून के कैप्टन से लड़ने आया है। लगता है बासन भी इसी जैकास से लड़ने का इंतजार कर रहा था। अच्छा है उसे ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, बसान बिना किसी डर के अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। दोनों के वेपन्स टकराते हैं। स्टील के टकराने से निकलती चिंगारियां पूरा सीन सफेद कर देती हैं। लगता है ये मोटा बदमाश पहले से बासन की असली मंशा समझ चुका है। उसे पता है बासन बस टाइम बाय कर रहा है, ताकि उसका साथी मैजिक चला सके। लेकिन इस मोटी मछली को पूरा भरोसा है कि उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिकेगा। वो इतनी रफ्तार से बासन पर वार करता है कि बासन को मुश्किल से डॉज करने का मौका मिलता है। अगर वो 1 मिलीसेकंड भी लेट होता तो उसका सिर उड़ चुका होता। इसमें कोई शक नहीं, ये जैकस तोड़ना बेहद मुश्किल है। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसका दुश्मन मैजिक के बारे में जानता है। ये मोटी मछली सिर्फ मैजिक जानती ही नहीं, बल्कि ये भी जानती है कि मेजीज कैसे दूसरों को सैक्रिफिशियल लैम्प बनाकर अजीब सिंबल्स खींचने के लिए टाइम खरीदते हैं। और यही बात इस बड़े फिश को सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन बासन को इस बदमाश के लिए जरा भी सिंपैथी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही इमोशनल लेवल पर नहीं है। फिर भी याहू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो उनके मेज को कभी सफल नहीं होने देगा। और जैसे ही वो ये कहता है, फिशमैन अबॉमिनेबल गॉड को आजाद कर देते हैं। ये देखते ही बसान झल्ला जाता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सी सरपेंट भाग निकलेगा और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी पल मजदारी अपनी धमाकेदार एंट्री करता है, क्योंकि वो अपना काम पहले ही पूरा कर चुका होता है। पूरा इलाका अब एक विशाल इंचांटमेंट सर्कल की रेंज में आ चुका है। सच में इससे बाहर कोई निकल ही नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ले। इसका इफेक्ट रेडियस इतना बड़ा है कि जो मोटा अभी बकवास कर रहा था, उसका गंदा मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अभी कुछ भी नहीं होता, जिससे उस मोटे बदमाश को इस नाकाम कोशिश पर हंसने का मौका मिल जाता है। आखिर मैजिक सर्कल जरा सा भी ऑफ हुआ या स्पेल लड़खड़ा गया तो मैजिक फेल हो जाती है, और ऐसे केयस में सक्सेसफुल स्पेल करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन लगता है ये बंदा अब गलत साबित होने वाला है। पूरा इलाका कांप उठता है और एक भयानक गुर्राती हुई दहाड़ हवा को चीर देती है। सबके सिर में तेज दर्द उठता है, जैसे किसी इनविजिबल ब्लास्ट ने दिमाग हिला दिया हो। बसान इस डेवलपमेंट से खुश नहीं है। उसे गुस्सा है कि यह मैजिक दुश्मन के साथ साथ उसके अपने लोगों को भी अफेक्ट कर रही है। तभी कॉन्फिडेंट गरुड़ कैल्मी बताता है कि मैजिक अभी शुरू भी नहीं हुई है। और जैसे ही वो ये कहता है, जमीन पर मैजिक पोर्टल्स खुल जाते हैं और उनमें से विशाल हाथ बाहर निकलने लगते हैं। मजदारी कुछ समझा पाता उससे पहले ही वो विशाल हाथ अपने टारगेट को पहचान लेते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। मजदरी तभी समझाता है कि ये असल में समनिंग टाइप मैजिक है। ये मैजिक सर्कल दुनियाओं के बीच एक दरवाज़ा है, और उसने उस दरवाजे से दूसरी दुनिया के एक बीइंग को बुलाया है। वो बीइंग उस बेचारी मछली को ऐसे कुचल देता है कि खून ऐसे फैलता है जैसे टमाटर कुचल दिया गया हो।
इस विशाल हाथों वाले मॉन्स्टर को प्राचीन समय में टालाजन कहा जाता था। अब उसके कई हाथ चारों तरफ फैल चुके हैं और उस जायंट अबॉमिनेबल गॉड को चारों ओर से जकड़ चुके हैं। ये हाथ जैसे किसी को ढूंढ रहे हों, और वो कोई और नहीं, मझदारी है। तलाजन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी हैंड मैजिक इस्तेमाल करके उसके हाथों को समन करे। जरा सोचो, तुम खुले नीले आसमान के नीचे आराम कर रहे हो, ठंडी हवा सुकून दे रही हो, और तभी कोई छोटा सा कीड़ा आकर तुम्हें काट ले, तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? उस बेकार से कीड़े को कुचल देना। उसी तरह टालाजन अभी उन सारी चींटियों को कुचल रहा है जिन्हें उसके हाथों ने पकड़ लिया है, और ये हाथ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी चींटी की कॉलोनी साफ ना हो जाए। बसान को समझ आ रहा है कि ये हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर मैजिक अपने साथ खतरा लेकर आती है, और मजदारी हर स्पेल डालते वक्त इन रिस्क्स को ध्यान में रखता है। असल में मैजिक रूल्स फॉलो करती है। पहला रूल ये है कि तलाजन का हाथ सिर्फ डीप वंस को ही सेंस कर सकता है जब तक वो यहाँ मौजूद है। दूसरा रूल ये है कि टालाजन उस बड़े मॉन्स्टर को मजदारी ही समझ रहा है, एक इनसिग्निफिकेंट बग जिसने उसकी नींद खराब कर दी। अब सीन को थोड़ा उधर ले चलते, जहां वो मोटा कमीना अबोमिनेबल गॉड पर चिल्ला रहा है कि कुछ करो, इससे पहले कि सब पूरी तरह तबाह हो जाए। पालतू बना हुआ बीस्ट अपने मास्टर का इशारा समझते ही झपटता है और सीधे हाथ पर दांत कड़ा देता है। लगता है अबोमिनेबल गॉड ने आखिर टालाजन का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया है, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। एक विशाल हाथ उस बेचारे को गले से दबोच लेता है, इतनी ताकत से कि उसकी चीख निकल जाती है। वो विशाल हाथ अबॉमिनेबल गॉड को बेरहमी से मसलता रहता है, जैसे सामने कोई खतरनाक दुश्मन नहीं बल्कि रोती हुई कमजोर चीज हो। कुछ ही पलों में वही हाथ अबॉमिनेबल गॉड को पकड़कर ऐसे चीर देता है जैसे वो बस स्पगेटी हो। ये ब्रूटैलिटी सच में नेक्स्ट लेवल की है। इस नज़ारे को देखकर हर कोई अंदर तक कांप जाता है। साफ है, ये बैटलफील्ड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अब समझ आता है कि इस दुनिया में मैजिक को इतना ओपी क्यों माना जाता है। खतरे भी उतने ही रियल है। इसी वजह से बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनाना हमेशा बैड आइडिया होता है। जैसे ही सर्कल ज्यादा फैलता है, सिर्फ हाथ या बाहें मैं नहीं बल्कि और भी चीजें बाहर आ सकती हैं, और फिर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। बेजिन उस हाथ को थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहता है, लेकिन मौका मिलते ही वो उस मोटे कमीने को खत्म करने का फैसला कर लेता है। इसलिए बेजिन मजदारी को उन हाथों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप देता है। मजदारी आउटकम से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अबॉमिनेबल गॉड के गिरते ही उस मोटे कमीने के पास जान बचाकर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। सिर्फ पोप के नाइट्स ही ताकत दिखाने से पहले ढेर नहीं हुए, बल्कि हाई प्रीस्ट की तरफ से भेजा गया सी सर्पेंट भी चिथड़ों में बिखर चुका है। बाकी बचे लोगों की हार अब बस वक्त की बात है। उस मोटे कमीने का मानना है कि अगर उसे खुले समुद्र में धकेला न गया होता तो वह सबको आराम से हरा देता। ये सब ऑर्डर की पावर स्ट्रगल में कमजोर पड़ने का नतीजा है, लेकिन अब किसी को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं। हमारा लड़का यहां पहले ही अपनी जान दांव पर लगा चुका है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मोटा आने वाले खतरे से खुद को कैसे बचाएगा। उसकी एक ही खास पहचान है, लगातार बकवास करना, और हमारे लड़के पर टूट पड़ने से पहले वो एक बार अपने गॉड का नाम लेता है, डीप लाइट। लगता है बसान पहली बार ये नाम सुन रहा है। अपने गॉड का नाम लेकर वो मोटा सीधे हमारे लड़के पर झपट पड़ता है और अपनी एक्स पूरी ताकत से नीचे दे मारता है। ये वार इतना हैवी होता है कि बसन को इसे हल्के में लेने का सवाल ही नहीं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये राजा अनगिनत लड़ाइयों से निकला हुआ वॉरियर है। यहाँ मौजूद किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस। एक पल के लिए बासन को अकेले आने का अफसोस होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो कमीना दूसरी तरफ से फिर झपटता है, और हमारा लड़का भी पैरों को जमीन में जमा कर तैयार हो जाता है। मछली आदमी चालाकी से अपनी पूंछ घुमाकर हमारे लड़के का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करता है। बसन वक्त रहते रिएक्ट करता है और उछलकर बच निकलता है। वो कमीना फिर से खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे एक से ज्यादा लिजर्ड मैन बसान की मदद के लिए आते दिखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पिघल जाता है। बिना अननेसेसरी रिस्क लिए वो फिलहाल पीछे हटने का सपोजिडली स्मार्ट फैसला करता है। बेसिन को ऐसे कायर से लड़कर झुंझलाहट होती है, दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। वो बिना सोचे सीधे एक डैगर फेंकता है, जो जाकर उस कमीने की पीठ में ढस जाता है। बेचारा मोटा बसान के इस स्नीकी वार पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। वैसे भी हमारे लड़के को जरा भी गिल्ट नहीं होता। उसके एंसेस्टर्स ने हमेशा सिखाया था कि एक एक्स्ट्रा वेपन हमेशा काम आता है, और कुछ ही देर में उस बेचारे मोटे का सिर बसान अपने नाम कर लेता है। ये बाकी फिशरमैन के लिए एक क्लियर मैसेज था कि अब सरेंडर करने का वक्त आ चुका है,
और वो तुरंत रिट्रीट कर जाते हैं। कुछ समय बाद बस्सन जंग की मौजूदा हालत के बारे में पूछता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि आखिरी बचे फिशरमैन के साथ अभी भी छोटी मोटी झड़पें चल रही हैं। और तलीजन की बात करें तो ये फेलो कुछ अजीब कर रहा है। उसके हाथ खुद का एक मैजिक सर्कल बना रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मझदारी ने बनाया था। ये पूरी तरह आउट ऑफ सिलेबस है और इसे समझाने वाला अकेला इंसान मझदारी है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच वो हाथ मैजिक सर्कल पूरा कर लेते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर देते हैं। कुछ भयानक होने से पहले ही बेजन मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन रवीना तुरंत उसे वहीं रोक लेती है। जैसा कि हम जानते हैं, वो हाथ बस मैजिक कास्ट कर रहे हैं। वो बेसिन को भरोसा दिलाती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। और ठीक वैसा ही होता है। तलाजन उस सर्कल को एक्टिवेट करने में फेल हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, ये समझाते हुए वो बताती है कि मैजिक के रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें एक्सट्रीम एक्यूरेसी और बहुत डिटेल टेक्निक्स चाहिए होती हैं। एक मामूली सी गलती भी पूरे सर्कल को बेकार कर सकती है। अपनी इन्नेट टैलेंट और मैजिकल नॉलेज से रवीना ने उसकी टेक्निक में जबरन एक टाइनी मिस्टेक डाल दी थी। अब आगे बढ़ते हुए वो सबको सलाह देती है कि दूसरी शिप्स पर शिफ्ट हो जाया जाए। मजदारी ने मैजिक रूल्स के जरिए तलाजन की फ्री विल को बांध रखा है, जिससे वो सिर्फ डीप वंस को ही सेंस कर सकता है। लेकिन अब जब कोई टारगेट बचा ही नहीं, तलाजन बस अपने हाथ इधर उधर पटकता रहेगा और अपने ही एलाइज को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर वो दूसरी दुनिया से आया ऐसा बीइंग है जिसकी अपनी कॉन्शियसनेस और डिजायर्स हैं और जिसके पास ऐसी नॉलेज है जिसके बारे में मॉर्टल वर्ल्ड को अंदाजा तक नहीं। इसी वजह से बसान मानता है कि इस मॉन्स्टर की हर मूवमेंट पर नजर रखना अब और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि सच कहें तो ये बीइंग पायरेट्स से कहीं बड़ा खतरा है। रवीना खुद पीछे रुकने का फैसला कर चुकी है ताकि वो इस बीस्ट की हर हरकत पर नजर रख सके, जबकि बासान को आगे बढ़ने की इजाजत है। और जहां तक मजदारी की बात है, रवीना साफ कह देती है कि उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना और इसके पीछे उसके पास ठोस वजह हैं। अच्छा, अपनी बात साबित करने के लिए वो उस दिन को याद करती है जब सयाकम्यून के नाइट्स ने एल्केमिस्ट टावर पर हमला किया था। उस टकराव में कई एल्केमिस्ट्स या तो बिखर गए या मारे गए। किस्मत से वो समय रहते बच निकली, लेकिन ज्यादातर एल्केमिस्ट्स सियाक मियान से भागने से पहले ही पकड़ लिए गए थे। सियाक मियान ने उन एल्केमिस्ट से हर बूंद नॉलेज निचोड़ ली, लेकिन असल फायदा मजदारी को हुआ। वही असली मेज बनकर उभरा। उसका मानना है कि वहां तक पहुंचने के लिए मजदारी ने बाकी एल्केमिस्ट्स के साथ बिट्रेयल किया होगा, और यही वजह है कि वो आज यहाँ खड़ा है। उसकी नॉलेज और एबिलिटीज उन गिनी चुनी चीजों में से हैं जो मैजिक को काउंटर कर सकती हैं। तलाजन के हाथों को समन करना असली प्रॉब्लम नहीं था। असली खतरा तो वो हाथ खुद है। उनका मैजिक सर्कल बनाना बस एक एग्जाम्पल है कि वो कितने डेंजरस हैं। अगर वो वहां न होती तो आज सबके लिए हालात बहुत खराब होते। बसान तुरंत समझ जाता है कि रावीना किस तरफ इशारा कर रही है। उसे शक है कि तलाजान के हाथों से एलाइस को नुकसान पहुंचाना मजदरी के प्लान का हिस्सा था। लगता है इस सीरियस एक्यूजेशन का जवाब अब सामने आने ही वाला है, और जवाब देने वाला कोई और नहीं, खुद मजदरी है। उसे साफ दिख रहा है कि रावीना का उस पर शक करना उसे अंदर तक तोड़ रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उनके रिश्ते को इतनी सस्पिशन से देखेगी, लेकिन रावीना साफ कर देती है उनके बीच कभी कोई फ्रेंडशिप थी ही नहीं। टावर में बिताए हर पल में उसे हमेशा लगता था कि उनका रिश्ता ऐसा है जैसे एक गाय किसी मुर्गी को देख रही हो। एक ऐसा मेटाफोर जो साफ बताता है कि वो उन्हें अलग अलग दुनिया के अजनबी मानती थी। लेकिन मजदारी के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर नहीं थी। उसे देखो, वो सच में उसी मेटाफोर पर अटका हुआ है जो उसने उनके रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया। उसका तेज दिमाग ही वो वजह थी जिसके चलते वो उसे हमेशा पसंद करता रहा। हालांकि बसान को नहीं लगता कि वो मेटाफोर इतना इंटेलेक्चुअल या स्पेशल भी था। खैर, अब मजदारी अपनी साइड की कहानी बताने का फैसला करता है ताकि सारे डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स साफ हो सकें। वो तलेजन के हाथों की मैजिक से शुरू करता है। ये हाथ उसके मास्टर की किताब में दर्ज थे, और उस किताब में वार्निंग दी गई थी कि अगर इन्हें रोका ना गया तो ये एक दिन इस दुनिया में घुस आएंगे। उसे पहले से अंदाजा था कि रवीना इतनी कैपेबल है कि वो ऐसा होने से रोक सके। इसी वजह से उसने हाथों को समन करने का गैम्बल लिया, और आखिरकार ये गैम्बल काम कर गया। लेकिन उन्हें बुलाने की एक और वजह भी थी। मजदरी को पूरा यकीन है कि हेकरिन की शिप्स में कई स्पाइस पहले से मौजूद हैं और वो चुपचाप दूसरी नेशंस के लिए काम कर रहे हैं। बसन इस बात की पुष्टि करता है। असल में उसे शक है कि उनकी संख्या 10 से भी ज्यादा हो सकती है। आगे बताते हुए मजदारी समझाता है कि उन स्पाइस ने उसे वाटर मॉन्स्टर को मैजिक से हराते हुए देखा होगा।
और तलाजन के हाथों को इस दुनिया में घुसने की कोशिश करते हुए भी। और यही तो वो चाहता था। अब वो स्पाइज रिपोर्ट करेंगे कि मजदरी ने हुकरीन को धोखा देने की कोशिश की और भारी तबाही मचाने वाला था। अब सारी पिक्चर साफ हो जाती है। मजदरी ने सब कुछ प्लान किया था ताकि स्पाइस ये मान लें कि वो अब भी सोकम्योन के लिए लॉयल है। अब वो सोचते हैं कि मजदारी यूक्रेन की शिप पर उसे डिस्ट्रॉय करने के इरादे से चढ़ा था और उसने तलाजन की हैंड मैजिक को डीएक्टिवेट न करके यही बात साबित करने की कोशिश की। जब तलाजन ने खुद से स्पेल कास्ट करने की कोशिश की तो रावेना ने उसी पल उसे रोक दिया। अगर यही कहानी बाकी नेशंस तक पहुंचती है तो ये बात और पक्की हो जाएगी कि मजदरी अब भी सकमून के प्रति लॉयल है। अब बासन को आखिर समझ आ जाता है कि मजदारी की बिट्रेयल को बिलीवेबल बनाने के लिए थोड़ा ड्रामा जरूरी था। तो दोनों आपस में प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं कि वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इफेक्ट जमाने के लिए जानबूझकर कुछ ड्रामेटिक, चीजी और थिएट्रिकल डायलॉग्स भी उछाले जाते हैं। और जैसे ही ये नकली मोनोलॉग्स खत्म होते हैं, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, जैसे सच में आखिरी डू और डाई बैटल चल रही हो। कुछ समय बाद सुखम्यून और हुक्रान की फोर्सेस आखिरकार अपने तय आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। सूखी जमीन पर जनरल उल्दौर और बसान के बीच इंटेंस नेगोशिएशंस शुरू हो जाती हैं। बसान बेहतर टर्म्स निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये बूढ़ा बड़े दांतों वाला कूट अपने फाइनल डिसीजन पर अड़ा रहता है। उसका मानना है कि मौजूदा टर्म्स दोनों साइड्स के लिए पूरी तरह फेयर हैं। जब बसान को और कुछ हासिल नहीं होता तो वो तय शर्तों के तहत मजदारी को सुखम्यून के हवाले कर देता है। डील के हिसाब से यूक्रेन को कुछ दिनों का सीज फायर और डॉल्टन आइलैंड का कंट्रोल मिलता है। बेसिन चाहता था कि सीज फायर महीनों का हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। जनरल उल्डोर के दिमाग में साफ था कि उसने सीज फायर सिर्फ मजदारी की वजह से एक्सेप्ट किया था। उसके हिसाब से जब तक उसके पास एक मेज है वो डोल्टन आइलैंड कभी भी वापस ले सकता है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं जिसे वो जीत ना सके। इसके साथ ही डीप नाइट पायरेट्स की कॉन्क्वेस्ट यहीं खत्म हो जाती है और फिलहाल सुखम्यून की सेनाएं पीछे हट जाती हैं। उसी रात सीन फिर से ओल्डोर पर शिफ्ट होता है। अगले दिन वो बवारिन पहुंचने वाले हैं, जहां सीज फायर के दौरान सप्लाईज जमा की जाएंगी। कुछ देर बाद वो मजदरी से मिलता है, जो इधर उधर सर्कल्स बना रहा होता है। शायद मैजिक प्रैक्टिस चल रही है। हर तरफ बने इम्प्रॉम्प्टू सर्कल्स देखकर जनरल उल्दौर टेंस हो जाता है। उसका पहला ख्याल यही आता है कि मजदारी शिप पर कोई खतरनाक स्टंट करने वाला है। लेकिन मजदारी के लिए हर सर्कल के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। सबसे पहले उनके सामने बना सर्कल गॉड्स की नज़रों से बचने के लिए है, हालांकि ये बस थोड़ी देर के लिए काम करता है। अगर उसने बसान से लड़ते वक्त ये सर्कल इस्तेमाल न किया होता तो ट्विस्टेड थाई गॉड बीच में कूद पड़ता और पूरा प्लान तबाह हो जाता। या फिर नाइट स्काई गॉड भी इंटरफियर कर सकता था। जो भी हो, मजदरी जिंदा है, इसका मतलब उसकी मैजिक ने काम कर दिया। उसने गॉड्स को रोक दिया और सबके लिए रास्ता साफ कर दिया। जनरल उल्दौर बिल्कुल बल्ली के लिए खड़े बेखबर मेमने की तरह उससे क्लैरिफिकेशन मांगता है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो चुका है। जिस सर्कल पर वो खड़ा है वो नेचुरल इग्निशन मैजिक है। मजदारी स्पेल का नाम बोलते हुए उसे एक्टिवेट कर देता है और बेचारा जनरल जलकर राख बन जाता है। उसी वक्त एंटी गॉड्स आई मैजिक ये पक्का करता है कि ट्विस्टेड टाई गॉड बीच में ना आए और ओल्डोर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। मजदारी मरते हुए ट्रोल को भरोसा दिलाता है कि मैजिक फायर सर्कल की सीमा से बाहर नहीं फैलेगी, शिप पूरी तरह सेफ रहेगी। कुछ ही पलों में एक समय का पावरफुल जनरल राख में बदल जाता है। सच में ऑ इंस्पायरिंग नजारा है। अब अगला टास्क एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। वो एक और स्पेल एक्टिवेट करता है। पास ही एक मरा हुआ रैट पड़ा होता है, जो सर्कल के क्रिम्सन को छूते ही म्यूटेट होने लगता है और वही माउस एक लिटरल ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इस स्पेल का नाम है मैजिक ज़ॉम्बी एपिडेमिक। वो क्रीचर रेंगते हुए बाकी ट्रोल सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है जो बेखबर सो रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें काटना शुरू कर देता है। और अंजाम तो हम सब जानते हैं। शिप पर पूरा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल जाता है। अगले दिन तक शिप पर मौजूद हर कोई वॉकिंग डेड कॉर्प्स बन चुका होता है, जिनकी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं बचता। इस पूरे मास्टरपीस के पीछे का मास्टरमाइंड एक छोटी नाव लेकर ज़ॉम्बी से भरी शिप को छोड़ देता है और समंदर में निकल पड़ता है। नेबुला ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहले से सोचा था। मेज मजदारी की सुखम्योन से बिट्रेयल वाली प्रोफेसी पूरी हो चुकी होती है। नेबुला के लिए ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एक ओमनिपोटेंट गॉड जो पीछे से सारी डोरियां हिला रहा है। इस वक्त नेबुला और विजडम बोर्डम मिटाने के लिए एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। सीज फायर की वजह से हाल में कुछ खास हुआ नहीं है। वैसे भी सीज फायर कभी विजडम के ग्रैंड प्लान का हिस्सा था ही नहीं। विजडम एल्डर को भी गेम में इनवाइट करने का सोचता है, लेकिन नेबुला को ऐसे किसी के साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं जिसे वो चैलेंज के लायक ही नहीं मानता। वो अब तक लगभग हर प्लेयर के साथ खेल चुका है
और कोई भी उसे हराने के आसपास तक नहीं पहुंचा। इसी वजह से एल्डर के साथ खेलना उसे सीधा बोरिंग लगता है। विजडम की आर्मी को इक्वेशन से बाहर करने के बाद वो खुद को काफी ऊपर समझने लगा है। हालांकि विजडम खुद ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी नेबुला उसकी एक्सेप्शनल स्किल को मानता है। वो बाकियों की तरह मीडियोकर नहीं है। ये सुनकर विजडम को गर्व महसूस होता है। आखिर तारीफ उस इंसान से मिल रही है जिसे वो टॉप प्लेयर मानता है। विजडम अपनी आखिरी चाल चलता है और नेबुला को चेकमेट कर देता है और जीत का ऐलान करता है। गेम भले ही विजडम जीत गया हो, लेकिन असली जंग वो पहले ही हार चुका था। गेम खत्म होते ही विजडम वहां से निकल जाता है और नेबुला अपनी जीत में डूबा रहता है। थोड़ी देर बाद नेबुला अपने साथियों को एक स्टेटस विंडो दिखाता है जो कंफर्म करती है कि प्रोफेसी पूरी हो चुकी है। रुंडा को समझ नहीं आता कि प्रोफेसी वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। नेबुला की हरकतें उसे ऐसी लगती हैं जैसे कोई कहे मुझे सेब खाना है और फिर सेब खाकर बोले प्रोफेसी पूरी हो गई। रुंडा की बात काफी हद तक सही होती है और एल्डर आगे समझाता है कि जब एक प्रोफेसी को दूसरी प्रोफेसी पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। दूत रुंडा मानती है कि नेबुला ने पोर विजडम के साथ अच्छा खासा खेल खेला, लेकिन सिर्फ चालाकी से नेबुला ने जो अचीव किया है वो सच में काबिले तारीफ है। जब स्टेज पहले से सेट थी तब नेबुला ने जानबूझकर गो खेलने का सुझाव दिया ताकि विजडम का ध्यान वहीं उलझा रहे और उसे मझदारी की बिट्रेयल का अंदाजा न हो। हालांकि अब तक विजडम को शायद समझ आ चुका होगा कि उसके साथ खेला गया है। रुंडा एक बार फिर नेबुला की तारीफ करती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मझदारी इस वक्त मौजूद अकेला मेज नहीं है। सुखमेयोन ने भले ही सबसे पहले मेज बनाया हो, लेकिन गूमन और दन्युम ने भी एल्केमिस्ट्स को पकड़कर उनसे नॉलेज निकाली। इतना ही नहीं, कर्स्ड एल्केमिस्ट्स के जरिए उन्होंने मेजेस बनाए जो आगे चलकर नेबुला के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। लगता है हम नेबुला को कम आंक रहे थे। उसने कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ मझदारी से ही बिट्रेयल करवाएगा। ये सुनते ही फेमबॉय और वो लड़की दोनों हैरान रह जाते हैं और तभी सब कुछ साफ हो जाता है। जब दो और नोटिफिकेशन पैनल सामने आते हैं, मेज टेली का जूमिन से बिट्रेयल और मेज यान का जूमिन से बिट्रेयल भी पूरा हो चुका है। यानी तीसरे कॉन्टिनेंट के लगभग सारे मेजेस अब उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। कहीं पहाड़ों के बीच विजडम का डर से जकड़ा चेहरा सामने आता है। हाँ, वो नेबुला से बुरी तरह हार चुका है। अब उसे समझ आता है कि नेबुला पर भरोसा करना कितनी बड़ी गलती थी। उसे शर्म आती है कि वो एक बेकार बोर्ड गेम जीतकर खुश हो रहा था, जबकि पीछे से नेबुला असली शतरंज खेल रहा था और वो चेकर्स में फंसा हुआ था। जैंग का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। जितने भी मेजेस उन्होंने तैयार किए थे सब हाथ से निकल चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने अपना वो इकलौता हथियार खो दिया जो ह्यूस्टन के सामने उन्हें बढ़त दिला सकता था। यहीं रुंडा अपनी बात रखती है। उसकी जानकारी में नेबुला के पास भी किसी मेज पर सीधा कंट्रोल नहीं है। इस लिहाज से उनकी सिचुएशन काफी हद तक एक जैसी है। उसके पास रवीना है, वो सींगों वाली इंसान, लेकिन वो मेज नहीं है और उसके पास्ट को देखते हुए वो कभी मेज बनना भी नहीं चाहेगी। सबसे अहम बात यह है कि नेबुला की स्ट्रैटेजी एंटी मैजिक है। एंटी मैजिक स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये स्ट्रैटेजी पेरिश्ड वर्ल्ड्स में मैजिक को पूरी तरह गेम से बाहर कर देती है। भले ही एक मेज हजारों सोल्जर्स के बराबर ताकत रखता हो, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल से बाहर जाता है वो प्लेयर की स्पीसीज पर हमला कर सकता है या रिसोर्सेज को चूस सकता है। कई खान जिनके साथ जुड़े, यहाँ तक कि यन, तलाई और मजदारी जो 5 नेशन अलायंस का हिस्सा थे, उन्होंने भी भागने से पहले अपनी नेशंस को भारी नुकसान पहुंचाया। मीटिंग में लौटते हुए एंटी मैजिक के जरिए ह्यूक्रिन सबके बीच डर और अविश्वास फैला सकता था, जिससे मेजेस बनना अपने आप कम हो जाता। लेकिन ह्यूक्रिन ने ऐसा नहीं किया। ऊपर से राजा खुद मैजिक को लेकर ओपन माइंडेड है। इतना सब होने के बावजूद हुक्रिन के पास मैजिक की जानकारी जुटाने के तरीके थे, फिर भी उन्होंने कोई मेज नहीं बनाया। यहाँ तक कि राविना भी दूसरे एल्केमिस्ट से नॉलेज नहीं ले रही। जांग की सोच क्राम्पस से मिलती जुलती है। इसी बीच AR एक जरूरी सवाल उठाती है। वो पूछती है कि मिसिंग मेजेस का कोई सुराग मिला या नहीं, लेकिन चारों तरफ से उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। अपने एक्सपीरियंस से वो बताती है कि गायब मेजेस को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा, खासकर जिस तरह से वो गायब हुए हैं। गेम में कोई सर्च फंक्शन नहीं है, मतलब उन्हें एक एक करके मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। और मेजेस के पास डिसेप्शन मैजिक भी होती है जो इस काम को और भी मुश्किल बना देती है। लेकिन डिसेप्शन मैजिक गॉड्स पर तभी काम करती है जब गॉड्स खुद उन्हें ढूंढने निकलें। इसीलिए वो इस काम के लिए अपनी खुद की क्रिएशन इस्तेमाल करने वाली है। ये एक पिग है जिसे देखकर क्रैम्पस चौंक जाता है। उसे लगा था वो हमेशा की तरह अपने डॉग को ही इस्तेमाल करेगी।
AR समझाती है कि पिग्स की स्मेल सेंस डॉग्स से कहीं ज़्यादा शार्प होती है। सच कहें तो उसने पहले भी पिग्स को ट्रफल्स ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया था। थी। इस पिग का नाम दासुमो है और इसकी ज़बरदस्त स्मेल सेंस ही इसे इस जॉब के लिए परफेक्ट बनाती है। ये बात विजडम को आखिरकार वो होप देती है जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। अगर भागे हुए मेजेस मिल गए तो ज़्यादातर वेरिएबल्स अपने आप हट जाएंगे, और अगर नहीं भी मिले तो रुंडा के मुताबिक ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी पिक्चर में देखें तो नेबुला सबके खिलाफ खेल रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी भी लगभग सेम है, लेकिन विजडम याद दिलाता है कि उनके पास 5 गुना पावर है और जो फोर्सेस वो अभी मोबिलाइज कर सकते हैं वो 8 गुना ज़्यादा है। जंग ज़्यादा कॉशियस रहने की सलाह देता है, सिर्फ नेशनल पावर देखकर अलायंस बनाना सही वजह नहीं है। विजडम इस बात पर जोर देता है कि दोनों साइड्स में मैजिक की कमी है और फायर आर्म्स टेक में भी वो नेबुला के बराबर हैं। तो अगर मैन पावर और फोर्सेस जोड़ दी जाए, नेबुला के खिलाफ जीत ऑलमोस्ट तय है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि गार्ड डाउन कर दिया जाए, बस बेवजह डरने की ज़रूरत नहीं है। नेबुला के खिलाफ उनका सबसे बड़ा वेपन यूनिटी है। हिस्ट्री भी यही दिखाती है। नेबुला हमेशा डिवाइड एंड कन्क्वर खेलता आया है, इसलिए उसे हराने का एक ही तरीका है, अलायंस को टूटने न देना। विजडम अपनी जान की बाजी लगाकर कह सकता है कि नेबुला इस बार भी वही चाल चल रहा है। वो चाहता है सब आपस में बढ़ जाए और दुश्मन खुद ही एक दूसरे से लड़ें, और वो इस दिशा में एक्टिवली काम भी कर रहा है। इसलिए जब तक अलायंस मजबूत है, जीत पॉसिबल है। कम से कम विजडम तो यही मानता है। सारे अहम लोग आपस में डिस्कशन में डूब जाते हैं, जबकि उसी ग्रुप में मौजूद एक मोल चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है सिटिंग बुदा वैली की तरफ। एक टनल के अंदर तीनों विजर्ड्स बैठे हैं और जैसे ही सारे ज़रूरी लोग इकट्ठा होते हैं, मझदारी बात शुरू करता है। डीमन ईयर्स वाली औरत यान को ये सोचकर अफसोस होता है कि सिर्फ 3 एल्केमिस्ट ही दोबारा मिल पाए। कार्निवरस ईएनटी तलाए रवीना के बारे में पूछता है क्योंकि वो वक्त रहते निकल गई थी। मजदारी बताता है कि रवीना मेज बनना नहीं चाहती। कर्स्ड लाइफ में पैदा होने के बाद वो और दर्द झेलने की वजह नहीं देखती, इसलिए वो चाहता है कि रवीना अपनी अलग राह चुने और जीने की कोई वजह ढूंढे। अब जब सारे मेजेस इकट्ठा हो चुके हैं, यान सुझाव देती है कि गॉड्स की वजह से गिरी टावर को फिर से बनाया जाए। वो एल्केमी टावर की जगह मैजिक टावर बनाना चाहती है ताकि कर्स्ड लोगों को मैजिक सीखने का मौका मिल सके। यही उनका प्लान है। तलाई की तेज सेंसीज एक खतरनाक आवाज पकड़ लेती है। यान को सिर्फ बारिश की आवाज़ से सुनाई देती है, लेकिन मझदारी कुछ और ही सुन रहा होता है। कोई चीज़ जो लगातार तेज होती जा रही है और नज़दीक आती जा रही है। सभी टेंस हो जाते हैं। जो भी आ रहा है वो किसी मरे हुए जानवर का शरीर घसीट रहा होता है। आखिरकार वो फिगर सामने आता है। उसके चारों तरफ की चमक बता रही है कि वो कोई सेलेस्टियल बीइंग है। वो एक जानी पहचानी आवाज़ में मजेज को गिनना शुरू करता है। हर एक को नाम से जानता है। साफ है उसका असली टारगेट मजदूरी है। लेकिन गरुड़ा उसने कभी देखा नहीं होता, इसलिए बेचारे मजदारी को वो चिकन समझ बैठता है। जब मजदारी साफ करता है कि वो गारूदा है, तो वो फेमिलियर लिजर्डमैन नस्ल की गलती के लिए माफी मांगता है। आखिर उसने जिंदगी में कभी गारूदा देखा ही नहीं था। अब तक मजदारी के मन में भी सवाल उठ चुका है कि ये शख्स आखिर है कौन। लेकिन लिजर्डमैन कहता है कि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि वो नाइट स्काई का मैसेंजर है। यन पूछती है कि उसने उन्हें ढूंढा कैसे, जिस पर वो कहता है कि उसने किसी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, वो तो बस इस पिग के पीछे आया था। वो पिग दरअसल AR का फेमिलियर था, जिसे ये लिजर्ड मैन पहले ही हंट कर चुका है। वो बताता है कि ये पिग एक गॉड की क्रिएशन था, सिर्फ उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया था। अगर उसने दखल न दिया होता तो वो कब के एक्सपोज हो चुके होते। अब मजदारी को आखिरकार समझ आ जाता है कि ये कौन है। गॉड की क्रिएशंस को आसानी से मारने वाला नाइट स्काई का अपोस्टल, एक लिजर्डमैन के रूप में। अगर उसकी समझ गलत नहीं है तो ये रख रख है। मजदारी को लगता है रख रख यहाँ हर मेज को मारने आया है, लेकिन रख रख इसे साफ नकार देता है। उल्टा कहता है कि अगर उसने इंटरवीन न किया होता तो सब अब तक मर चुके होते। तलाई आभारी तो होता है, लेकिन ये भी कहता है कि पिग की मौत से उनकी लोकेशन शायद अब सामने आ जाएगी। रख रख उन्हें भरोसा दिलाता है कि नाइट स्काई खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। क्रिएशन और गॉड के बीच का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए काटने के बाद रख रख ने उसे मार दिया और नाइट स्काई ने बिल्कुल वैसी ही एक नई क्रिएशन बना दी, हेथ। इस वक्त उस क्रिएशन का गॉड पूरी तरह गलत पिक को ट्रैक कर रहा है। अगर राक राक बुरी नीयत से नहीं आया है तो फिर वो आया ही क्यों है? यही सवाल मजदारी के दिमाग में लगातार घूमता रहता है। राक राक सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार है, लेकिन पहले वो चाहता है कि सब कुछ खा लें और पेट भर लें।
विडंबना ये है कि वही क्रिएशन आखिरकार उनकी लेट नाइट गॉसिप का परफेक्ट स्नैक बन जाती है। हालांकि तीनों मेजेस उस सिजलिंग मीट को डर और शक के साथ घूरते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इसे खाना सही आइडिया है या बहुत बड़ी गलती। लेकिन राख राख एकदम चिल रहता है, बल्कि उसे तो खाते वक्त पूरा मजा आ रहा होता है। बाकी तीन इतने डरे हुए हैं कि वो इस पागल लिजर्ड को गुफा से बाहर निकाल देना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि गॉड के अपोस्टल को हराने की उनमें ताकत भी है या नहीं। पूरी एबिलिटीज झोंक देने के बाद भी सब बेकार जा सकता है। ऊपर से केव इतनी तंग है कि ठीक से लड़ना भी पॉसिबल नहीं। और अगर लेजेंड सच निकली तो पोर्क खत्म होते ही अगला नंबर उन्हीं का होगा। क्योंकि मीट पहले से पक चुका है, रख रख जोर देता है कि स्वाद ठंडा पड़ने से पहले खा लिया जाए। आखिरकार तीनों मजबूरी में खाना शुरू करते हैं। चेहरे पर डर और उदासी साफ दिखती है। तब राक राक को अचानक एहसास होता है कि तलय असल में एक ट्री है और वो सोचने लगता है कि क्या वो मीट खा भी सकता है या नहीं। तलय मानता है कि ENTS आमतौर पर कार्निवोरस नहीं होते। उनके लिए मॉइस्चर और सनलाइट ही काफ़ी होती है। लेकिन उसके अंदर मौजूद कर्स्ड हिस्सा मीट से मिलने वाली न्यूट्रिशन पर जिंदा रहता है। ये सुनकर रक-रक को तसल्ली मिलती है। उसे अच्छा लगता है कि यहाँ कोई ऐसा है जो इस दुनिया की हर तरह की डिलाइट्स एंजॉय कर सकता है। हालांकि उसे यकीन नहीं कि ये लोग इतना लंबा जिएंगे भी कि सब कुछ एंजॉय कर सकें। ये तीनों कर्स्ड मेजेस इस बार लकी रहे हैं, लेकिन हर बार लक साथ दे इसकी कोई गारंटी नहीं। मजदारी मानता है कि जिंदा रहना अपने आप में ही एक गैम्बल है। इमॉर्टल गॉड्स के सामने मॉर्टल्स बेहद फ्रैजाइल होते हैं। गॉड्स के लिए मेजेस बस चेसबोर्ड के पीसेज हैं, जिन्हें अपने फायदे के लिए इधर उधर चलाया जाता है। तो तीन मेजेस पूरी जिंदगी पॉन्स बनकर जीना नहीं चाहते। अगर वो गॉड्स की वजह से मरते हैं तो ये साबित करेगा कि गॉड्स मेजेस से डरते हैं, और चाहे कुछ भी हो मैजिक कभी खत्म नहीं होगी। रक राक इस बात का मतलब समझता है, लेकिन उसका नजरिया अलग है। उसके हिसाब से सबको यह सच्चाई मान लेनी चाहिए कि गॉड्स मौजूद हैं, और हाँ, गॉड्स उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो याद दिलाता है कि उन्हें ये अवेयरनेस सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि गॉड्स चाहते हैं कि वो अवेयर रहें। ये तर्क भले ही अजीब लगे, लेकिन रक रक मानता है कि गॉड्स से पूरी आज़ादी नामुमकिन है। अगर किसी की फ्री विल और गॉड की विल एक हो जाए तो कुछ साबित करने का मतलब ही नहीं बचता। मजदारी उलझे हुए अंदाज में जवाब देता है। उसे लगता है रक रक फ्लॉड लॉजिक के जाल में फंस चुका है। भले ही लॉजिक फ्लॉड हो, रक रक उसे अपनाकर खुश है। आगे बढ़ते हुए मजदारी को शक होता है कि रक रक असल में मेजिस को दूसरे गॉड से बचाना चाहता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो नाइट स्काई गॉड पर भरोसा रखें। हालांकि मजदारी साफ कह देता है कि वो किसी भी गॉड पर विश्वास नहीं करेगा। राक राक मान लेता है कि अगर वो नाइट स्काई पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। वैसे भी नाइट स्काई गॉड खुद नहीं चाहता कि वो उस पर ब्लाइंड फेथ रखें। उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हालांकि उसे पता है कि शायद वो इसे मानेंगे नहीं। वो बस इतना चाहता है कि मेजस जिंदा रहें, और यही उसकी पूरी मांग है। ये अजीब सी रिक्वेस्ट सुनकर तीनों मेजेस चुप हो जाते हैं। मजदारी जितना समझ पाया है उसके हिसाब से ये लिजर्ड मैन चाहता है कि मेजेस जिंदा रहें ताकि वो दूसरे गॉड्स के लिए एक थ्रेट, एक डिटरेंट बने रहे। रक रक ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मान लेता है कि मजदारी का अंदाजा पूरी तरह गलत भी नहीं है। और जब मजदारी और साफ जवाब मांगता है तो राक राक उस मैजिक टावर की तरफ इशारा करता है जो पहले ही तबाह हो चुकी है, वही जगह जहां सारे कर्स्ड लोग कभी इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन अब जब सब कुछ आग में जल चुका है तो तीनों बचे हुए लोग गुफाओं में छुपे बैठे हैं, भूखे भीगे हुए, और अपने अंधेरे फ्यूचर पर बहस कर रहे हैं। नाइट स्काई गॉड दयालु है और इन तीनों के लिए सहानुभूति रखता है। वो चाहता है कि ये अपने ही लिए जिंदा रहें। मजदारी समझ जाता है कि उसके दोनों साथी राक राक की शर्तें मानने के काफी करीब हैं, और अब फैसला उसी के हाथ में है। लेकिन मजदारी खुद भी राक राक को मना नहीं कर पा रहा। आखिर उस चालाक लिजर्ड ने उन्हें पेट भरकर खिलाया है, और उसकी इस काइंडनेस की वजह से वो खुद को इंडेटेड महसूस कर रहा है। आखिरकार बिना किसी और रास्ते के वो हॉक रक रक की शर्तें मान लेता है। नाइट स्काई मेजेस की प्रोटेक्शन में मदद करेगा, और बदले में मेजेस को खुद अपनी सर्वाइवल की जिम्मेदारी उठानी होगी। तो तीनों एक साथ जिंदा रहने का वादा करते हैं। सीन वापस रंडा पर कट होता है, जहां उससे $1,000,000 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वो आने वाली जंग जीत भी पाएंगे। वैसे क्या तुमने नोटिस किया कि रुंडा बस ज्यादा इंटेलिजेंट दिखने के लिए ग्लासेस पहन रही है? एल्डर तक ये बात पॉइंट आउट कर देता है। खैर, सवाल पर वापस आते हैं। एल्डार के पास कोई सिंपल जवाब नहीं है। अलायंस की फोर्सेस 1 लाख से भी आगे निकल चुकी हैं,
जबकि हुकरिन के पास सिर्फ 20,000 ट्रूप्स हैं। इतना बड़ा गैप किसी को हैरान नहीं करता। आखिर अलायंस 5 नेशंस से मिलकर बनी है, और डैनरी को छोड़ दें तो ये लगभग पूरे कॉन्टिनेंट के बराबर स्केल है। ऊपर से अभी तक उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस भी इकट्ठा नहीं किए। लेकिन एल्डर मानता है कि सिर्फ नंबर से बैटल का आउटकम तय नहीं होता। आखिर अलायंस की 2/5 फोर्सेस ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। कोबोल्ड एमगुल्स की एवरेज हाइट करीब 110 सेंटीमीटर है। लेनेर्गियो कवास लगभग 150 सेंटीमीटर के होते हैं, और ट्रॉल्स यकमीन्स ही इकलौती टॉल स्पीसीज हैं जिनकी एवरेज हाइट 230 सेंटीमीटर है। लेकिन ह्यूचरिन में लिजर्डमैन है जिनकी बैटल कैपेबिलिटी इन सब स्पीसीज से कहीं ज्यादा है, और ऊपर से वो चोजन वंस भी हैं, जिससे डिफेंसिव फाइट्स में उन्हें साफ एडवांटेज मिलता है। हालांकि ये डिफेंसिव एज तब ऑलमोस्ट बेकार हो जाता है जब फायर आर्म्स इक्वेशन में आ जाते हैं। फिर भी ह्यूचरिन फॉर्मिडेबल बना रहता है। वजह है नेबुला का हाई डिविनिटी लेवल। वो इस वक्त लेवल 20 पर है, जबकि अलायंस में सबसे ऊपर विजडम है जो सिर्फ लेवल 19 पर है। डिविनिटी लेवल जितना ऊंचा, उतनी ज्यादा क्रिएशंस को कमांड करने की ताकत, और यही नेबुला को बड़ा एज मिलता है। इतने सारे ऑड्स नेबुला के फेवर में होने के बावजूद रुंडा याद दिलाती है कि उनके सामने 5 गॉड्स खड़े हैं। 5 गॉड्स का नाम सुनते ही एल्डार चौंक जाता है। उसे लगा था अलायंस में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। और यहीं आता है प्लॉट ट्विस्ट। अलायंस की 5वीं मेंबर खुद रुंडा है। एल्डार को दिक्कत इस बात से नहीं कि वो किसी भी साइड ज्वाइन करे, बल्कि हैरानी इस बात की है कि वो अब तक लिटरली नेबुला के साथ कोऑपरेट कर रही थी। इस पर रुंडा झुंझला जाती है और याद दिलाती है कि नेबुला उसकी वीकनेसेस जानता है और उन्हें लेवरेज की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वो यूनो रिवर्स कार्ड खेलते हुए एल्डार पर ही सवाल दाग देती है कि वो खुद नेबुला को सपोर्ट क्यों कर रहा है। रुंडा ने नेबुला से कोऑपरेशन सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसमें दोनों का फायदा था, लेकिन अब जब मैसिव वॉर सामने है और वो फायदा खत्म हो चुका है, वो उसके साथ नहीं रहने वाली। हालांकि सच्चाई ये भी है कि वो नेबुला से दूरी इसलिए बना रही है क्योंकि उसे डर है अगर नेबुला हार गया तो बाकी लोग उसे डबल एजेंट मानकर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब ईलदार उसे एक और कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। अगर नेबुला अलायंस के खिलाफ जीत गया तो उसके लिए हालात और भी खराब होंगे। नेबुला उसे दुश्मनों के साथ खड़े होने की कीमत जरूर चुकवाएगा। लेकिन रुंडा ये सब पहले ही सोच चुकी है। उसे पूरा यकीन है कि नेबुला पहले उसे सजा देगा और बाद में माफ भी कर देगा। एल्डर भी मानता है कि नेबुला के उसे माफ करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और यहीं उसे एहसास होता है कि रुंडा कितनी चालाक है। रुंडा आगे साफ करती है कि उसने अलायंस का साथ क्यों चुना। 5 फोर्सेस मिलकर एक दुश्मन को हराने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर वो नेबुला से हाथ मिला लेती तो मामला 4 बनाम 2 का बन जाता और आउटकम पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होता, और उसे विनिंग साइड ही चुननी है। आखिर में एल्डार को रुंडा के फैसले से कोई आपत्ति नहीं रहती। सच कहें तो उसे खुद समझ नहीं आता कि वो ये सब उसे बता भी क्यों रही है। तब रुंडा उसे एक अहम बात याद दिलाती है जिसे वो लगातार ओवरलुक कर रहा है। अगर एल्डार बाकी 4 नेशंस के साथ अलायंस बना ले तो नेबुला के खिलाफ जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे, और इसी वजह से वो अलायंस की मेंबर है। एल्डार इम्प्लीकेशन समझता है, लेकिन फिर भी उसे नेबुला से बिट्रेयल करने का मन नहीं होता। आखिर हमारा लड़का वो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले इस एक गेम को खेलने में झोंक दी, रियल वर्ल्ड में भी। एल्डर समझ सकता है कि नेबुला की सोच सिर्फ जीतने तक सीमित नहीं है। इस वक्त एल्डर खुद भी ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा कि नेबुला का असली एंड गेम क्या है। खैर, रुंडा मीटिंग खत्म करने का फैसला करती है क्योंकि वो उससे और बात नहीं कर सकती। अब उसे फिर से अपना दिमाग खपाना है। रुंडा के जाते ही एल्डर तुरंत नेबुला से कांटेक्ट करता है और उसे रुंडा की उलझी हुई हालत समझाने लगता है कि वो अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है। सीधे शब्दों में कहें तो नेबुला समझ जाता है कि वो एल्डार को भी अलायंस में खींचना चाहती है ताकि हालात 6 वर्सेस 1 बन जाए। एल्डार ये बात मान लेता है और उसे खुद नहीं पता कि वो रुंडा को इससे अलग सोचने पर मना पाएगा या नहीं। लेकिन नेबुला को उसे मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती क्योंकि हमारा लड़का अपने भारी भरकम दुश्मनों से सीधी टक्कर लेने का इरादा रखता ही नहीं। वो बस डिफेंस खेलेगा। हाँ, इतना तय है कि डिफेंस करते हुए भी वो ऐसी चालें चलेगा जो दुश्मनों की यूनिटी में दरार डाल दें। जैसे जैसे दुश्मन नेबुला को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें अपनी आर्मीज जिंदा रखने के लिए ज़मीन चाहिए होगी, खेती करनी पड़ेगी, ट्रेड रूट्स चाहिए होंगी। नेबुला इन सब से पहले मूव लेकर
यही रास्ते बंद करना चाहता है। फिर भी एल्डर का असली सवाल बचा रहता है, रुंडा का क्या होगा। लेकिन नेबुला के पास इसका जवाब पहले से है। सच ये है कि वो अभी ऑप्शंस तौल रही है, और इसका मतलब यही है कि आखिरी वक्त में वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी। एल्डार को डर है कि अगर रुंडा ने अलायंस चुन लिया तो नेबुला हार सकता है, लेकिन यही नेबुला उसे गलत साबित करता है। जंग का स्वभाव इतना सिंपल नहीं होता, और कागज पर बनी कैलकुलेशंस कभी विनर तय नहीं करती। जो साइड आखिर तक सबसे बेहतर लड़ती है, जीत उसी की होती है। कम से कम नेबुला तो जंग को ऐसे ही देखता है। वीडियो कॉल खत्म होते ही हमारा लड़का अपनी हालत पर सोचने लगता है। उसे पहले से अंदाजा था कि रुंडा उसे धोखा देगी, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पा रहा कि एल्डर ने उसका साथ क्यों चुना। 1 महीना गुजरता है और अलायंस और ह्यूचरिन के बीच पहली लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। ह्यूचरिन के 10,000 सोल्जर्स की एक छोटी फोर्स अपने टेरिटरी की रक्षा के लिए विल्डरनेस में जाती है और वापस लौटती है डनियम की 30,000 ट्रूप्स को पूरी तरह खत्म करके। इसके बाद सीन 1 महीना पीछे जाता है ह्यूक्रेन के ऑर्जॉन ग्रेट मीटिंग हॉल के अंदर, जहां कायल लैक ओरिजन ग्रैंड चेंबर में दाखिल होता है। प्रिंस बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आता है और हाल ही में हुई उस अनएक्सपेक्टेड घटना के बारे में पूछता है। पता चलता है कि सोकमायोन का एक मेज अपनी नेशन से गद्दारी करके उनकी शिप जला देता है और भाग निकलता है। और अजीब बात यह है कि अब सोकमायोन इसी इंसिडेंट के लिए ह्यूचरिन को दोष दे रहा है। काउंसिल मेंबर्स ये भी बताते हैं कि सवाल उठे थे कि प्रिंस बसान, जिसे ईस्ट जाना था, वो सदर्न आर्किपेलागो में कैसे मिला। लेकिन काउंसिल ने बस यही कहकर बात टाल दी कि ये हिज मैजेस्टी की इच्छा थी। अब सोकमायोन के एनवॉयज आर्सेनल इंसिडेंट के लिए भारी कॉम्पेंसेशन और एक ऑफिशियल अपॉलॉजी की मांग कर रहे हैं, और अगर रीइंबर्समेंट नहीं मिला तो कॉन्सिक्वेंसेस तय हैं। ओ तामम, काउंसिल के हिसाब से कॉम्पेंसेशन और अपॉलॉजी की ये मांगे बस वॉर शुरू करने का बहाना है। सबसे पहले काउंसिल ये कंफर्म करना चाहती है कि सोकमायोन का दावा सच भी है या नहीं, और मान लें कि सच है भी, तब भी ह्यूक्रेन पर उनकी शर्तें मानने की कोई मजबूरी नहीं। कायल को पहले से अंदाजा था कि वॉर टालना अब मुमकिन नहीं, और भारी मन से वो काउंसिल को तैयार रहने को कहता है। बेशक काउंसिल मेंबर्स किसी कैटास्ट्रफी का सामना करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, लेकिन कायल मानता है कि 5 नेशन अलायंस से लड़ने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं। वो उसी एंसेस्ट्रल बिलीफ पर चलता है जिसे राख राख तक ने सम्मान दिया था, अगर लड़ो तो जीतने के लिए लड़ो। एक काउंसिल मेंबर विरोध करता है और ह्यूचरिन की प्रोस्पेरिटी के लिए हर हाल में वॉर टालने की बात करता है। कायल फिर दोहराता है कि वॉर टलने वाली नहीं है। आखिर अगर ऊपर बैठे गॉड्स यही चाहते हैं तो साधारण मॉर्टल्स उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सीन हमारे लड़के पर कट होता है, जो कायल के वॉर डिक्लेरेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है। वो अपनी सिविलाइजेशन की मौजूदा पावर को एंशंट रोम के लेवल का मानता है। यहाँ नोबल्स खुद को सोल्जर्स मानते हैं, यानी वॉर शुरू होते ही लड़ना उनकी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग और इक्विपमेंट टॉप क्लास होती है, और यही लोग कैपिटल और बॉर्डर्स की रक्षा करने वाली ह्यूचरिन की रेगुलर आर्मी बनाते हैं। इनकी कुल संख्या 10,000 है, लेकिन नेबुला सबको एक साथ डिप्लॉय नहीं करना चाहता। उसे इंटरनल फ्रंट की सेफ्टी भी चाहिए। अगर रेगुलर आर्मी थक गई तो उसकी क्वालिटी गिरेगी और फिर नई रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी। हमारा लड़का आने वाली लड़ाई को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वो जंग को लेकर काफ़ी चिल है, क्योंकि कायल, जो सब में सबसे समझदार है, हालात को कमाल के तरीके से संभाल रहा है। किंग कायल ने रेगुलर आर्मी को 2 हिस्सों में बांट दिया, सेंट्रल आर्मी और लोकल आर्मी। सेंट्रल आर्मी में एलीट सोल्जर्स रखे गए जो बाहर से आने वाले दुश्मनों से टकराते, जबकि लोकल आर्मी अलग अलग रीजन्स की रक्षा करती। नए रिक्रूट्स भी जुटाए गए और उसी हिसाब से सेंट्रल और लोकल यूनिट्स में बांट दिए गए। सेंट्रल फोर्सेस सीधे फ्रंट पर लड़ती, जबकि लोकल फोर्सेस रिजर्व की तरह काम करती, फार्मिंग संभालती और वॉर के बीच भी रिसोर्सेज की प्रोडक्शन चलती रहती। इस तरह सेंट्रल फोर्सेस में 4,000 रेगुलर्स और 8,000 रिक्रूट्स शामिल थे, और साफ है जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। लंबे वक्त में ये स्ट्रैटेजी नुकसानदेह हो सकती है। वो यूं ही पूरी मैन पावर रिक्रूट नहीं कर सकते। नेबुला पहले ही समझ चुका है कि ये वॉर जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। कायल की तरफ लौटे, वो सेंट्रल आर्मी से 10,000 ट्रूप्स चुनता है और उन्हें लैंड आर्मी नाम देता है। ये नई बनी फोर्स एरिजोन के नॉर्थ की तरफ मार्च करने वाली है। सीन फिर वेस्ट की एक अनजान सी जमीन पर शिफ्ट होता है, ऐसी जगह जिसे ज्यादातर लोग जानते भी नहीं, जहां विजडम और जंग अपनी प्राइवेट मीटिंग कर रहे होते हैं।
जांग यहाँ विजडम को सीधे कॉल आउट करता है, अलायंस मीटिंग में दिखाई गई उसकी फेक कॉन्फिडेंस को सामने रखते हुए। वो अपकमिंग वॉर जीतने को लेकर बहुत श्योर दिख रहा था, लेकिन क्रिस्टल हेड जानता है कि हकीकत इससे काफ़ी अलग है। सच ये है कि विजडम खुद भी जीत के चांसेस साफ साफ नहीं देख पा रहा, भले ही नंबर्स उनके पास ज़्यादा हों। फिर भी कुछ वीकनेसेस ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। विजडम ज़्यादा पैसिमिस्टिक भी नहीं दिखना चाहता, उसे भी बाकियों की तरह जीत चाहिए, और अगर सब कुछ झोंकने के बाद भी हार मिले तो वही सही। होने वाली चीज को लेकर पहले से उदास बैठने का कोई मतलब नहीं। जांग भी कुछ ऐसा ही सोचता है। हालांकि नेबुला के लिए उसकी नफरत उसे और ज्यादा मजबूर करती है कि वो उसे इस कॉन्टिनेंट पर जीतने न दे। जंग एक और अहम बात सामने रखता है। अलायंस के अंदर कोई रैट हो सकता है, इसलिए वो सुझाव देता है कि हालात बिगड़ने से पहले कुछ काउंटर मेजर्स तैयार रखे जाएं। आखिर में एक बात है जो नेबुला को बाकी सबसे अलग बनाती है। एक अपोस्टल, अलायंस चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, जीत या हार आखिरकार अपोस्टल के एक्शंस पर ही टिकी होगी। विजडम दावा करता है चाहे कि उसके पास पहले से एक एंटिटी है जिसे वो अपोस्टल में बदल सकता है। उसे अपोस्टल बनने की कंडीशंस भी पता है। एंटिटी का लेवल 21 से ऊपर होना चाहिए, उसकी लेजेंड्स लोगों के बीच जानी पहचानी और पूजित होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी, उसमें अपने गॉड के लिए फेथ पूरी तरह इंटरनलाइज्ड होनी चाहिए। विजडम को ये सब पहले से मालूम है, इसलिए जांग को राहत मिलती है। उसे कुछ एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद विजडम उस एंटिटी का खुलासा करता है जिसे वो अपना अपोस्टल बनाने वाला है। एक म्यूटेटेड ट्रोल, लेडिन बियालोसूर, स्योकम्योन के मौजूदा किंग डेरमल्डीन का 21वां बेटा। इस राजा के बारे में थोड़ा जान लो। अपनी रॉयल अथॉरिटी मजबूत करने के लिए उसने अपने पहले और तीसरे बेटे को जिंदा जला दिया था, और इसी वजह से उसे प्योर क्रूअल्टी का प्रतीक माना जाता है। और विजडम के इरादे इस क्रूअल्टी को रोकने के बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से डर और बेरहमी, ये दो चीज़ें दूसरों को मैनिपुलेट करने में सबसे आसान होती हैं। गॉड होने के नाते विजडम इसे पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाकर जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी। दिन के आखिर में वो मानता है कि सिर्फ क्रूअल्टी किसी नेशन को स्ट्रांग नहीं बनाती। होक्रिन इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जो बिना ऐसे तरीकों के कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर नेशन बना वैसे। लेकिन विजडम की नज़र में उसमें पहले एक ही चीज़ की कमी थी, क्रूअल्टी। और इस बार वो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे साफ नहीं दिख रहा कि नेबुला आगे क्या खेलने वाला है। विजडम चाहता है कि उसकी स्ट्रैटेजीज जितनी हो सके उतनी शार्प और एफिशिएंट हो। वॉर सिर पर है, और वो एक ऐसी वॉर मशीन बनाना चाहता है जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल कर सके। एक ऐसी मशीन जो आगे चलकर साइकमियन के क्रूअल किंग को रिप्लेस कर दे, पेरिस्ड वर्ल्ड के। इस गेम में सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उनकी इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अब विजडम को उन्हें कंट्रोल करने का तरीका मिल गया है, क्रूअल्टी खुद। जिस एंटिटी को वो अभी मैनिपुलेट करने वाला है वो है लेडिन बियल ओसुर, एक रेड स्किन वाला म्यूटेंट ट्रोल, राजा का 21वां बेटा। एक कॉन्क्यूबाइन से पैदा हुआ लेडिन अपनी रेड स्किन की वजह से पैलेस से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन रॉ एट्रीब्यूट्स जैसे स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और कमरादरी की बात करें तो लेडिन बियाल ओसुर आराम से पूरी पॉपुलेशन के टॉप 1% में आता है। लेकिन लेडिन अपनी साधारण हालात वाली जिंदगी में भी संतुष्ट है। इसीलिए विजडम चाहता है कि उसे ज्यादा ड्रास्टिक कदम उठाने पर मजबूर किया जाए, और इसके लिए लेडिन की मां की हत्या पहला कदम बनती है। एक दिन जब लेडिन घर लौटता है तो सामने उसकी मां की लाश होती है, और वहीं पड़ा होता है वही हथियार जिससे उसे मारा गया था। उसी पल लेडिन कसम खाता है कि वो अपनी मां की मौत का बदला जरूर लेगा। जांच में उस हथियार का मालिक छठा प्रिंस निकलता है, और विजडम ये भी पक्का कर देता है कि उसी आदमी की मौत हो। लेडिन पहले से हथियार के मालिक की तलाश में था, इसलिए वो मर्डर सीन पर पकड़ा जाता है और मेन सस्पेक्ट बना दिया जाता है। अपना नाम साफ करने के लिए लेडिन राजा के सामने अपनी एबिलिटीज दिखाता है और धीरे धीरे राजा का भरोसा जीत लेता है। तभी लेडिन एक डरावनी सच्चाई समझता है। रॉयल सिबलिंग्स के बीच चल रही ये अंतहीन लड़ाई नेचुरल नहीं है, इसे जानबूझकर भड़काया जा रहा है। और इस पूरे केओस से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राजा है, दरमल्डीन बियल ओसोर, उसका अपना पिता। यहीं विजडम की योजना पूरी तरह फिट बैठती है कि मौजूदा राजा को उसी के बेटे लेदिन के हाथों मरवाया जाए। अपनी मां के असली कातिल तक पहुंचने में नाकाम रहने के बाद लेडिन की पावर की चाह और भी गहरी हो जाती है, और सच जानने की उसकी जिद उसे पूरे किंगडम में मशहूर बना देती है।
जांग ये सब सुनकर काफ़ी सेटिस्फाइड दिखता है। अब जब जांग अपोस्टल कैंडिडेट को अप्रूव कर चुका है तो विजडम अपने फ्यूचर अपोस्टल को आखिरी ट्रायल देने का फैसला करता है। सीन फिर मंगुल के फेस्टिवल की तरफ मुड़ता है, जहां रैट्स प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं और सबका मुंह एक विशाल अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ होता है। उसी वक्त लेदिन बियल ओसुर उस केव के ठीक नीचे मौजूद होता है। चारों तरफ घना अंधेरा और वो सेक्रेड मंगुल सेरेमोनी का हिस्सा बन चुका होता है। उसे अजीब लगता है कि किसी दूसरी नेशन के प्रिंस को यहाँ बुलाया गया है, और उससे भी ज्यादा अजीब ये कि उससे इतना बिजार रिचुअल करवाया जा रहा है। ये एक अजीब सेरेमनी है जिसमें पार्टिसिपेंट को एक खास वीड खानी होती है जो डायरेक्शन सेंस को सुन्न कर देती है, और फिर उसे एक टनल में उतारा जाता है। इसके बाद पार्टिसिपेंट को खुद खुदाई करते हुए सरफेस तक पहुंचना होता है, और यही काम इस वक्त लेडिन कर रहा होता है। वो इस रिचुअल में शामिल होने से हिचकिचा रहा था, लेकिन सियाक मेयोन के हाई प्रीस्ट ने खुद रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मना करना पॉसिबल नहीं था। वैसे भी ये उसके लिए नामुमकिन काम नहीं लगता। वो लगातार ऊपर की तरफ खुदाई करता चला जाता है, बीच बीच में बस सांस लेने के लिए रुकता है। वो इतना थक चुका है कि उसे लगता है जैसे अनंत समय से खुदाई कर रहा हो। तभी उसे एहसास होता है कि उसका डायरेक्शन सेंस पूरी तरह गायब हो चुका है, और उसे ये भी नहीं पता कि कितना वक्त बीत चुका है, घंटों का या दिनों का, उसे कुछ नहीं मालूम। उसके पास सिर्फ वही वीड है जिसे खाने से डायरेक्शन सेंस और सुन्न हो जाता है, लेकिन पिकेक्स चलाते रहने के लिए उसे वही लेना पड़ता है। वो हाथ ऊपर उठाकर जमा हुई मिट्टी को झाड़ता है। उसे बस इतना समझ आता है कि वो सीधा खड़ा है, क्योंकि मिट्टी नीचे गिर रही है। इसी भरोसे वो उसी डायरेक्शन में बिना रुके खुदाई करता रहता है। वो फिर से रुककर डायरेक्शन चेक करता है, और इस बार मिट्टी सीधे उसके चेहरे पर गिरती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा था। जैसे जैसे वो खुदाई जारी रखता है, गिरती मिट्टी की डायरेक्शन बार बार बदलने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब उसे ये भी समझ नहीं आता कि मिट्टी आखिर गिर कहाँ रही है। हर बार डायरेक्शन बदल जाती है, और यहीं उसे समझ आता है कि वो अपनी किसी भी सेंस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो खड़ा है या लेटा हुआ, उसे फर्क ही नहीं पता। जब हर कोशिश बेकार लगने लगती है तो उसके मन में सवाल उठता है कि फ्री विल का कोई मतलब भी है या नहीं, क्योंकि हर रास्ता उसे आखिरकार मौत की तरफ ही जाता दिखता है। तबीयत अचानक एक आवाज़ उसके ख्यालों का जवाब देती है, जिस पर लेडिन उस अजनबी से उसका नाम पूछता है। आवाज़ कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है, वो बस दो गॉड्स की मिलकर बनाई गई एक क्रिएशन है। ट्विस्टेड थाई और ब्लू फ्लो यानी विजडम और जंग। ये क्रिएशन बताती है कि उसे ट्विस्टेड थाई से वीव करने की शक्ति मिली है, और ब्लू फ्लो से झूठ को उजागर करने की ताकत, और वो यहाँ उसे खुदाई के दौरान रास्ता दिखाने आई है। अगर लेडिन उसके इंस्ट्रक्शंस मानेगा तो वो जल्दी ही आज़ाद हो जाएगा। जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती तो लेडिन उस रहस्यमयी आवाज़ पर भरोसा कर लेता है और फिर से खुदाई शुरू करता है। वो हर डायरेक्शन फॉलो करता है जो उसे बताई जाती है, और एक लंबी जान निकाल देने वाली खुदाई के बाद उसे घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जमीन पर रखने को कहा जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, नीचे की जमीन फट जाती है, और आखिरकार वो उस जानलेवा केव से बाहर निकल आता है। सरफेस पर पहुंचते ही लेडिन खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। केव के अंदर का वो मौत के करीब ले जाने वाला एक्सपीरियंस उसे एक डरावनी समझ दे जाता है। उसकी माँ का बदला, राजा के लिए नफरत और मौत का डर, ये सब बस डायरेक्शन सेंस खोने से बनी एक इल्यूजन थी। उसकी इमोशंस और सेंसेस सब इल्यूजन थे। असली रास्ता वही है जो गॉड्स दिखाते हैं। रैट प्रीस्ट भी जोर से रो पड़ता है रिचुअल के आखिरकार सफल हो जाने पर। उसी पल गॉड्स हवा में मंडरा रहे होते हैं, सब कुछ चुपचाप देखते हुए। जैंग अपोस्टल के चुनाव से पूरी तरह सेटिस्फाइड नजर आता है। लेडिन हर एंगल से एक बैलेंस्ड इंसान है। विजडम भी खुश है, आखिर उसे एक ऐसा पॉन मिल गया है जिसे कंट्रोल करना आसान है। इसके बाद जैंग अपनी राह में आने वाले अगले ऑब्स्टिकल की बात करता है। उसे पता है कि आगे वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। आखिर अपोस्टल पाने के लिए प्लेयर का लेवल कम से कम 21 होना जरूरी है। इसलिए प्लान को सफल बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। यही सोचकर दोनों गॉड्स अपने अपने चुने हुए वेसल्स में उतर जाते हैं। जांग अपने फॉलोअर्स को आदेश देता है कि जो होने वाला है उसका कोई विरोध न करे, और विजडम लेडिन को कत्लेआम शुरू करने का आदेश देता है, और म्यूटेटेड ट्रोल रैट पीपल को बेरहमी से कुचलना शुरू कर देता है। जब लाशों का ढेर लग जाता है, विजडम आखिरकार डिविनिटी लेवल 21 तक पहुंच जाता है, और लेडिन ऑफिशियली उसका अपोस्टल बन जाता है। लगता है जंग ने जानबूझकर अपना बड़ा लेवल सैक्रिफाइस किया था जब वो हाई प्रीस्ट में उतरा, लेकिन ये ट्रेड सही साबित होता है। विजडम अब लेवल 21 पर है और उसके पास एक अपोस्टल भी मौजूद है। फिर भी विजडम हैरान है कि जांग नेबुला से इतनी नफरत क्यों करता है कि वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने को तैयार हो गया। जांग पहले थोड़ा हिचकिचाता है,
फिर धीरे धीरे अपना मास्क उतारता है और बताता है कि वो नेबुला को रियल लाइफ में जानता है। हमारे लड़के का असली नाम चॉय सुंग वून है, एक हारा हुआ इंसान जो दिन भर कमरे में बंद रहकर गेम्स खेलता रहता था। और नेबुला जांग का बड़ा कज़न है। शुरुआत में जांग को लगा था कि गेम में बुलाया जाना बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जब दो टॉप रैंक्ड प्लेयर्स एक ही वर्ल्ड में पहुंचे तो उसे समझ आ गया कि ये आरएनजी नहीं है, किसी ने जानबूझकर प्लेयर्स चुने हैं। जब सब शुरू हुआ था, अलादीन नाम के एक शख्स ने सबको चॉइस दी थी, गेम में रहो या रियलिटी में लौट जाओ। उस वक्त 32 में से सिर्फ 4 लोगों ने लौटने का फैसला किया। सोचो कौन एक गेम के लिए रियलिटी छोड़ देगा? यही जवाब है, जो रुके वो नॉर्मल नहीं थे। 32 में से 27 लोगों का रुक जाना साफ दिखाता है कि एबनॉर्मल लोगों का रेशियो कितना ज्यादा था। ये बात विजडम भी समझ चुका है। जिन्होंने ये सब रचा, उन्होंने वही लोग चुने जो खुद रहना चाहते थे। और क्योंकि नेबुला इस गेम का दीवाना था और हमेशा लीडर बोर्ड पर राज करता था, तो उसका ज्वाइन करना तय था। और अगर वो ज्वाइन करता तो कोई उसे हरा नहीं सकता था। उसके लिए टॉप स्पॉट हासिल करना आसान था। यही वजह है कि जांग भी गेम में आया, नेबुला का गेम तबाह करने के लिए। अब असली मुद्दे पर लौटते हुए, जांग नेबुला के बारे में जो कुछ भी जानता है सब बताने को तैयार हो जाता है। अगर नेबुला की वीकनेसेस एक्सप्लॉइट हो सकी तो शायद उन्हें बढ़त मिल जाए। सीन फिर अलायंस मेंबर्स की डिस्कशन पर शिफ्ट होता है। क्रैम्पस को अभी अभी पता चला है कि सियाकम्यून का किंग बदल दिया गया है, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि बेटे ने ही अपने पिता को मारकर गद्दी ली है। वो सच में जानना चाहता है कि क्या ये नॉर्मल माना जाता है। विजडम उसे भरोसा दिलाता है कि यह सब प्लान का हिस्सा था और अब वो आगे की स्ट्रैटेजी समझाने वाला है। जंग चुपचाप एक बात अपने तक सीमित रखता है, उसका डिविनिटी लेवल उसी प्लान की वजह से गिर चुका है और अब वो लेवल 8 पर आ गया है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो देर नहीं लगेगी जब यह खबर नेबुला तक पहुंच जाएगी। फिर भी उसे अपने फैसले का कोई पछतावा नहीं है। कुछ लेवल्स खोना अपोस्टल पाने के सामने छोटी कीमत है। आखिर अपोस्टल्स ही पेरिश्ड वर्ल्ड्स गेम प्ले का कोर होते हैं। इस वक्त एल्डर्न बील ओज़्वार राक राक जितना फेमस नहीं है, लेकिन वक्त के साथ उसकी लेजेंड बनाई जा सकती है। राक राक पहला अपोस्टल है जो कई क्रिएशंस को गिरा सकता है अगर मैनिफेस्टेड प्लेयर्स को अलग रखें। जंग ऑफिशियली शुरू होने से पहले उन्हें लेडिन को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां वो राक राक से टक्कर ले सके। मीटिंग में लौटते हुए विजडम क्रैम्पस से पूछता है कि फ्रंट लाइंस पर हालात कैसे हैं। आखिर वो ही सबसे पहले नेबुला से भिड़ा है। क्रैम्पस बताता है कि उसके पास नंबर्स ज़्यादा हैं और प्रिपरेशंस भी सही चल रही हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आर्मी के बावजूद उसे भरोसा नहीं कि उसके 30,000 डैनियम सोल्जर्स ह्यूचरिन के 10,000 को हरा पाएंगे। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वो साफ इशारा कर रहा है, हार एक रियल पॉसिबिलिटी है। क्रैम्पस इसे खुले तौर पर मान लेता है। बात भले पेसिमिस्टिक लगे, लेकिन अब तक नेबुला ने जो किया है उसे इग्नोर करना नामुमकिन है। फिर भी अगर वो हार भी गया तो वो चाहता है कि बाकी सब मीन टाइम में तैयार रहें। कम से कम वो नेबुला के फेथ रिसोर्सेज तो ड्रेन कर सकते हैं। क्रैम्पस मौजूदा हालात चेक करता है और उसी पल सदमे में फ्रीज हो जाता है। बिना एक शब्द बोले वो दौड़ पड़ता है। साफ दिख रहा है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। सीन कट होता है उसकी सिविलाइजेशन डेनियम की कैपिटल दमुरिट पर। रॉयल चेंबर के अंदर सटोरोस का राजा ओबेनिम पूरी तरह पैनिक में है। इतनी तेजी से सब कुछ बिखरता देखकर उसका दिमाग पूरी तरह पैरानॉइड हो चुका है। कुछ ही पलों बाद नाइट स्काई का अपोस्टल रखरख अपनी भारी मौजूदगी के साथ पैलेस में घुस आता है और रास्ते में आने वाले हर सोल्जर को काटता हुआ सीधे सैटोरस के राजा की तरफ बढ़ता है। ओबेनिम पसीने से तरबतर है, इतना डरा हुआ कि आवाज तक नहीं निकल पा रही। वो किसी तरह बात घुमाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन राक राक एक सेकंड भी नहीं रुकता। वो एक ही बार में उसका सिर 2 हिस्सों में चीर देता है और उसे एक तेज पेनलेस मौत मिल जाती है। उधर नेबुला मस्ती में है, बिना ज्यादा मेहनत के लगातार जीत हासिल करता हुआ। एल्डर उसे चुपचाप देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि नेबुला ने अपना अपोस्टल दुश्मन के कासल में डालने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। आखिर अपोस्टल उसका ट्रम्प कार्ड है और उसे लापरवाही से इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है, लेकिन नेबुला को रुकने की कोई वजह नहीं दिखती। आखिर अपोस्टल्स कोई फाइन वाइन नहीं होते जिन्हें बस सजा कर रखा जाए। एल्डर उसे खतरे की याद दिलाता है। ये सब सिर्फ इसलिए स्मूथ रहा क्योंकि क्रैम्पस उस वक्त ध्यान नहीं दे रहा था और अलायंस मीटिंग में मौजूद था। नेबुला मान लेता है कि ये एक बड़ा गैम्बल था, लेकिन रुंडा की टिप की वजह से वो जीत निकाल लाया। हमेशा ये रिस्क था कि क्रैम्पस मीटिंग में आए ही नहीं या मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन गैम्बल पूरी तरह काम कर गया और बदले में उसे सिर्फ एक नहीं, कई कीमती चीजें मिली। सबसे बड़ी बात यह कि उसने सबके दिमाग में ये बैठा दिया कि वो नॉन स्टैंडर्ड प्लेस भी कर सकता है, और यही अपने आप में एक बड़ी जीत है।
पेरिश्ड वर्ल्ड में आमतौर पर दो तरह की प्ले स्टाइल्स होती हैं। पहली हाई रिस्क हाई रिटर्न और दूसरी लो रिस्क लो रिटर्न। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लो रिस्क लो रिटर्न वाला रास्ता सेफ और स्मार्ट होता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि सेफ प्लेज प्रेडिक्टेबल होती हैं और आसानी से काउंटर हो जाती हैं। फिर भी नेबुला हर चीज़ में मॉडरेशन रखता है, लेकिन एक्सेप्टेबल रिस्क हर इंसान के लिए अलग होता है। इसे नंबर्स में नापा नहीं जा सकता। इस वक्त नेबुला धीरे धीरे एक सॉलिड एडवांटेज बना रहा है। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद तो ये मानना सेफ है कि उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। सीन वापस अलायंस मीटिंग पर लौटता है और इस बार सबके चेहरे साफ तौर पर उतरे हुए हैं। विजडम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेबुला इतनी जल्दी इतना आगे निकल जाएगा। आम सोच यही थी कि वो अपने अपोस्टल को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करेगा। क्रैम्पस सबसे ज़्यादा टूट चुका है क्योंकि उसने अपनी आर्मीज खो दी हैं। बस यही तसल्ली है कि किंग का कास्टल अब भी खड़ा है और रॉयल ब्लड लाइन से नया राजा चुना जा सकता है। करीब 30,000 ट्रूप्स अभी भी मौजूद हैं। क्रैम्पस के हिसाब से नेबुला साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है। भले ही मटेरियल नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी अनरेस्ट बेहद खतरनाक है। यहाँ तक कि एआर का किंग भी डरा हुआ है। इसी वजह से उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक क्रिएशन तैनात कर दी है। क्रैम्पस सुझाव देता है कि रेगुलर मीटिंग्स से बचा जाए ताकि ऐसे और डिजास्टर्स ना हो। सिर्फ तब मिले जब कोई सच में सीरियस इशू हो। विजडम इस पर सहमत हो जाता है। हालांकि रुंडा साफ तौर पर खुश नहीं है। उसे डर है कि मीटिंग्स कम होने से अलायंस की यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी। बार बार मिलना ही सबको जोड़े रखने का तरीका था। लेकिन अब मीटिंग्स कम होंगी तो धीरे धीरे दूरी और फिर डिवीजन का खतरा बढ़ेगा। फिर भी आखिर में रुंडा सोचती है कि शायद यही बेहतर है। कम इंटरेक्शन मतलब कम फ्रिक्शन। सीन एक बार फिर डैनियम की तरफ कट होता है, जहां फोर्सेस इकट्ठा की जा रही हैं। डेनियम का जनरल यूबियम डोलान दुश्मन की मौजूदा स्थिति पूछता है। एक अंडरलिंग रिपोर्ट देता है कि दुश्मन की पूरी 10,000 की सेना नदी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है और सबसे जल्दी 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएगी। क्योंकि दुश्मन अलायंस को एक एक करके तोड़ना चाहता है। वो उन्हें चैन से नहीं छोड़ेंगे। डेनियम को हराने के लिए उन्हें कैनियन में घुसना ही पड़ेगा। डेनियम की फोर्सेस कैनियन के अंदर से ह्यूचरिन की सेना को रोकेंगी और बाएं दाएं दोनों तरफ से उन पर अटैक्स बरसाएंगी। अब सवाल यह है कि दुश्मन का कमांडर आखिर है कौन। कमरा अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद जनरल मीटिंग डिसमिस कर देता है और ऐलान करता है कि जंग का फैसला नंबर्स और सप्लाईज से होता है और जब उनका गॉड भी उन पर नजर रखे हुए है तो जीतता है, या कम से कम वो अपने सोल्जर्स को यही यकीन दिलाना चाहता है। करीब 3 दिन बाद जब दोनों